हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री, फुल रिवीजन मिडाइवल हिस्ट्री। दोस्तों, प्राचीन इतिहास आपको करा दिया है पिछली वीडियो में। दोस्तों, आपको आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, यानी दोस्तों आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पूरा रिवीजन करेंगे। इसमें दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि इसमें एक भी ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं है जीके में कि जिसमें दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सके दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम आपको कौन से टॉपिक कवर कराएंगे, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। हिस्ट्री कवर कराएंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिक जीके, जिसमें दोस्तों अभी करंट में हिस्ट्री चल रही है। और हिस्ट्री में दोस्तों आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखें, उसके बाद आप मिडाइवल हिस्ट्री का फुल रिवीजन करें। दोस्तों एक भी उसमें क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों, कि दोस्तों आपको पता ही है जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसने ही फंसने दोस्तों। सो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों इसमें पूरा मध्यकालीन इतिहास में कवर कराने वाला हूं दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी देखने के लिए दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल दोस्तों बेसिक तरीके से और शुरू से बिल्कुल समझेंगे दोस्तों कि मध्यकालीन इतिहास आखिर क्या रहा भारत में। चलिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास बिल्कुल बेसिक तरीके से आज हम समझने वाले हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट दोस्तों इस प्रकार समझाऊंगा मैं आपको कि वो आपके माइंड में सही तरीके से दोस्तों बैठ सके दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आपका मन है दोस्तों तो नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, वरना आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों जो भी मैंने इनमें अलग अलग लाइन पे जो कलर काट रखे हैं, इन पे कलर रख रखे दोस्तों मैंने, इनकी आप नोट में इन्हें नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ नोट करने वाली होती है। दोस्तों आपको पता ही है एग्जाम में ज़्यादातर बीच में से ही क्वेश्चन बनता है पूछने के लिए। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व की राजनीतिक स्थिति, अरबों का सिंध पर आक्रमण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कौन सी ईस्वी में किया दोस्तों? 712 ईस्वी में सफल आक्रमण भारत पर किया था दोस्तों। चलिए अब समझते हैं तुर्की आक्रमण। क्या समझते हैं दोस्तों? तुर्की का आक्रमण। गजनवी वंश, यामेनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। उसने गजनवी को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि गजनी को दोस्तों, गजनवी नहीं दोस्तों, गजनी को राजधानी बनाया। अब समझते हैं महमूद गजनवी के बारे में। सुबुक्तगीन की विजय उत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत पर, यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार दोस्तों इसने भारत पर सफल आक्रमण किया। एक भी आक्रमण में ये हारा नहीं था। 17 बार ही भारत पर आक्रमण करने पे दोस्तों ये सफल रहा दोस्तों। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, इसे आप नोट कर सकते हैं। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था दोस्तों। कौन था? भीम फर्स्ट था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी साथ भारत आया। शहनामा का लेखक फिरदौसी भी उसका दरबारी कवि था। उलवी और फारूकी भी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। और महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख, 7 चांदी के सिक्के निर्गत किए। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको पता ही है इस वक्त हम इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मैं ही एक शब्द में अटक गया दोस्तों। आपको तो पता ही है
इतिहास जो बना है वो एक समझने के ऊपर ही बना है दोस्तों, ताकि उसे आप सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों इसमें चाहे तो कितने भी शब्द डिफिकल्ट क्यों ना सही, अगर एक बार आप वीडियो को फिर से रिवीजन या फिर मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे दोस्तों, तो आपके जो है मध्यकालीन इतिहास में एक एक बात आपको समझ में सही से आ जाएगी दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शिहाबुद्दीन, देखो देखो दोस्तों, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं इतिहास में जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है, जितने भी इतिहास में नाम आते हैं सारे ही सारे मुसलमान थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही इनमें से हिंदू एक भी नहीं था, बस हिंदू था एक। मेरी जानकारी में दोस्तों सिर्फ एक ही था, और वो था बीरबल। बीरबल ही एक ऐसा हिंदू था जिसने इतिहास में पहला हिंदू शासक बनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा समझते हैं अब इनके बारे में। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी दोस्तों, वैसे दोस्तों हम ज़्यादातर इन्हें मोहम्मद गौरी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये नाम आपको दोस्तों काफ़ी किताबों में देखने के लिए मिला नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम आखिर क्या था, तो आपको राइट आंसर लगा देना दोस्तों, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था इसका पूरा नाम दोस्तों। नोट करते चलिए दोस्तों, नोट करते चलेंगे तो आपको एक चीज़ याद होती जाएगी रिविजन के अकॉर्डिंग। चलिए, 12वीं सदी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की, और मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 यानी कि 1175 में मुल्तान पर हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज III ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था दोस्तों। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा, ज़्यादातर युद्ध भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और तराइन का युद्ध तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि तराइन का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों। तो आज आप इसे नोट कर सकते हैं, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज III और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज III ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था इस युद्ध में। चलिए, उसके बाद आता है 1192 में गौरी द्वारा पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज III को पराजित किया। यानी कि प्रथम युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज से, और द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी आया और उसने पृथ्वीराज III को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, इससे आप दोनों युद्ध को आप याद कर सकते, रिवीजन यानी कि आप नोट कर ले दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा विजित भारतीय साम्राज्य का स्वामी, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब समझते हैं दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंश, यहाँ यानी कि यहीं से सारे शासक दोस्तों अब आएंगे कि कौन से वंश का कौन सा शासक था। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही, ज़्यादातर एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पीछे भी दोस्तों क्वेश्चन, यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो भी मैं आज इस वीडियो में जितने भी टॉपिक उठा के लाया हूँ सारे ही एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही है, मैं वही चीज़ उठा के लाता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको रिवीजन इसीलिए ही करा रहा हूँ, ताकि आप एक एक जीके में जितने भी टॉपिक आते हैं सबको आप कवर कर लें, और आपका जीके में आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सके। चलिए अब हमारा होता है दिल्ली सल्तनत विभिन्न राजवंश। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आता है गुलाम वंश दोस्तों। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेके 1290 तक चला। चलिए थोड़ा समझते हैं। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलूक वंश के सुल्तान के 2/2 से विख्यात हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका काल जो चला था वो 1206 से 1210 तक, यानी कि 4 साल इसका शासन रहा। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, यानी कि इसने सिंहासन पर बैठने पर दोस्तों सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक व शिल्प सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, लाहौर जो कि दोस्तों इस वक्त वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख
बख्श कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों? इसे लाख बख्श कहा गया। और 1210 में चौहान पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता दोस्तों कि किस शासक की पोलो खेलते समय अचानक घोड़ा गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई, तो आपको आंसर लगा देना दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के की मृत्यु घोड़ा पोलो खेलते समय घोड़े गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी दोस्तों। यानी कि कुतुब मीनार की इसी ने ही नींव रखी थी दोस्तों। बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश दोस्तों, सेकंड इल्तुतमिश ही आएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है इल्तुतमिश। इसके बारे में समझेंगे, पहले इसे समझते हैं। इल्तुतमिश था जो था दोस्तों, इसका दामाद था दोस्तों। कौन था? इसका दामाद था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया, यानी कि इसने तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी और बाद में इसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी दोस्तों इसकी। इसके बाद इसके दामाद ने इसे पूरा करवाया कुतुब मीनार को। और तूफान आने के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ भाग की मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। यानी कि दोस्तों ये कुतुब मीनार का जो बनाने का कारण था, या बनाने का जो वो था, क्या कहते हैं दोस्तों, पूरा निर्माण, वो 3 शासकों ने पूरा करवाया। पहले नंबर पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने आता है, जिसने नींव रखी। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका इल्तुतमिश, जिसने इसे पूर्ण करवाया। और तीसरे नंबर पर आता है आपका फिरोज शाह तुगलक, जो कुछ तूफान आने के कारण उसकी कुछ मीनारें बेकार हो गई थी दोस्तों। आप जब भी जाओगे कुतुब मीनार देखने तो वहाँ आपको कुछ टूटे हुए मकान भी दिखाई देंगे आसपास, तो वो तूफान आने के कारण ही गिरे थे। जिनके बाद दोस्तों उसने वो तो करवाया नहीं, सिर्फ वो उसने जो कुतुब मीनार की कुछ दीवारें गिर गई थी या जो बना था उससे उसने पूर्ण करवा दिया दोस्तों, उसकी मरम्मत करवा दी थी एक प्रकार से, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त करने के बाद बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनायक था, ठीक है दोस्तों। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐबक के पश्चात आराम शाह 1210 में सुल्तान बना। यानी कि इसने ज़्यादा वर्ष तक दोस्तों शासन नहीं किया, यानी कि नाम ही दोस्तों कुछ ऐसा ही है तो काम ही इसके कुछ ऐसे ही होंगे। आराम शाह दोस्तों तो इसका ज़्यादा शासन नहीं रहा। इसके बाद आता है दोस्तों इल्तुतमिश, जिसका शासन 1210 से लेकर 1236 तक चला। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि यही दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 में उसे बगदाद के अध्यासी खलीफा ने मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से इसे दिल्ली में स्थानांतरित किया। यानी कि पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इसने लाहौर राजधानी को लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुई, जिसमें यालदोज पराजित हुआ और इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगामी, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्क ए चहलगामी चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग थे। और उसने एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया और प्रारंभ गोरी द्वारा मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया और शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए। यानी दोस्तों इसने काफ़ी काम करवाए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसने क्या काम करवाए थे। यानी कि इसने तुर्क ए चहलगामी नामक चालीसा का मतलब चलाई और चांदी का टंका और तांबे के जीतल बनवाए और शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए। दरबार में न्यायिक घंटा भी इसने लगवाया था दोस्तों। और रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। और चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलाउद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, यानी कि गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। यहाँ दोस्तों मैंने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कर दी दोस्तों, यहाँ गुलामों का गुलाम आएगा दोस्तों, मैंने गुलाम लिखा था दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसे गुलामों का गुलाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका रुकुद्दीन फिरोज। ये दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है रुकुद्दीन फिरोज। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
रुकुद्दीन फिरोज के काल में उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में सारी सत्ता थी, जो बहुत क्रूर थी दोस्तों। ठीक है, 1236 तक ही इसका शासन रहा। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है रजिया सुल्तान। इसका शासन 1236 से 1240 तक चला, यानी कि 4 साल इसका शासन चला। थोड़ा समझते हैं। रुकुद्दीन फिरोज के विरुद्ध जनता एवं कुछ अमीरों का समर्थन पाकर रजिया गद्दी हासिल करने में कामयाब रही। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए, तो यही थी दोस्तों रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जिसने 1236 से 1240 तक राज किया था दोस्तों, जिसने शासन बागडोर संभाले। और रजिया ने तबर हिंद भंडिया के इख्तवार अल्तुनिया से विवाह किया। किससे विवाह किया दोस्तों? भंडिया के इख्तवार अल्तुनिया से इसने विवाह कर लिया। और अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका बहराम शाह। कौन आता है दोस्तों? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है बहराम शाह। इसका शासन दोस्तों 1240 से 1242 तक रहा, 2 साल इसका शासन चला दोस्तों। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। बहराम शाह काल में नायब इमाम लिकात का पद पहली बार लाया गया। इस पद पर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन सर्वप्रथम बैठा और 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। और 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासक बना। चलिए वो हम आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब आता है आपका नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासन 1246 से 1265। काफ़ी शासन किया दोस्तों इसने। बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद ने गद्दी प्राप्त की। यह बलबन का दामाद था दोस्तों, यह बलबन का दामाद था। बलबन नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका बलबन, जिसने 1266 से 1286 तक शासन किया। चलिए, बलबन इल्तुतमिश का तुर्की शासक था दोस्तों। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की शासक था, जिससे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा तथा बलबन का वास्तविक नाम था दोस्तों, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अंगुल खां की उपाधि दी, अंगुल खां की उपाधि इसे दी। और बलबन ने तुर्क ए चहलगामी को समाप्त कर दिया। दोस्तों तुर्क ए चहलगामी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसे समाप्त किसने कर दिया? बलबन ने। याद रखना दोस्तों, राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और नियामत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि ली। दरबार में सजदा एवं पाए बोस कदम चूमना जैसी ईरानी पद्धतियों को इसने लागू किया था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा खिलजी वंश दोस्तों। अब समझते हैं खिलजी वंश। चलिए, इसका शासनकाल है दोस्तों 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता एवं एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही खत्म हो गई थी। खिलजी वंश का जो संस्थापक दोस्तों वो था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 96 तक था। चलिए, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया और अलाउद्दीन ने अपनी राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर इसने आक्रमण किया था और गुजरात में ही उसने मलिक काफूर को खरीदा, जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बना। और 1313 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया। यहाँ का शासन खिर्ज खां को सौंपकर उसका नाम खिजाबाद रखा। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी,
वारगल होयमल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव 11 को मलिक काफूर से परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया। कहाँ बनाया दोस्तों? सीरी में एक किला बनवाया। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की जो भू राजस्व की बकाया राशि को वसूलता था। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें और बाजार की गतिविधियों का सहना। बाजार अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए बरीद खां गुप्तचर नियुक्त किए गए और अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में स्थायी सेना पर गठन, नगद वेतन तथा दाग हुलिया प्रणाली लागू करने जैसे कार्य भी किए। दोस्तों, अगर इतिहास को आप एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह समझोगे दोस्तों, तो आपको ये कहानी यानी कि इतिहास जल्द से जल्द समझ में आएगा। दोस्तों, इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको एक प्रकार की स्टोरी समझाई दोस्तों, अगर आप इसे दोबारा समझेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को आप दोबारा चलाइए मेरे को, और दोबारा समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का क्या शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुबारक खिलजी। कौन आता है दोस्तों? अब आता है आपका मुबारक खिलजी। चलिए अब समझते हैं मुबारक खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल दोस्तों 1316 से 1320 तक चला। चलिए, मुबारक खिलजी पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोट आप कर सकते हैं, खलीफा इसने अपने आप को घोषित कर दिया था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी थी। किसने कर दी थी तो दोस्तों? खुसरो ने इसकी मृत्यु कर दी थी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। चलिए अब समझते हैं तुगलक वंश, जिसका शासन 1320 से 1412 तक रहा। तुगलक वंश के सुल्तान में सबसे अधिक समय पर इसने शासन किया। दोस्तों काफ़ी आप देख सकते हैं 1320 से 1412 तक इसने शासनकाल किया है। चलिए अब आता है गयासुद्दीन तुगलक। स्क्रीन पर आप देखें दोस्तों, यही है गयासुद्दीन तुगलक और ये है मुबारक खिलजी। चलिए इसका शासन था दोस्तों 1320 से 25 तक। चलिए, नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला यह पहला सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की। दोस्तों इसने ही डाक व्यवस्था प्रणाली इसने प्रारंभ की और बंगाल विजय 1324 में उपलब्ध में इसके स्वयं के लिए उसके बेटे जोना खां ने अहमद एयाज के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कौन इसमें क्या था, कौन इसमें किसका बेटा था, किसकी मृत्यु कैसे हुई। एक स्टोरी की तरह दोस्तों समझते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक बात इसमें अच्छी तरीके से नोट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पूरी से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों इतिहास कवर होगा। अगर दोस्तों आप ऐसे ही रिवीजन करेंगे तो दोस्तों आपको कभी इतिहास समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे आप एक स्टोरी की तरह समझते चलेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन 1325 से 1351 तक रहा। जौनाज खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना और 1326-27 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद इसने स्थानांतरित की। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। कुछ वर्षों बाद पुन दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए 1329 और 30 में सांकेतिक मुद्रा तांबा या कांसी जारी की, लेकिन इसकी नकल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अतः यह प्रयोग असफल रहा और मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला यह पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म में त्योहार में पहला भाग लिया था।
एक दोस्तों आपको तो पता ही है, होली जो होती है वो हिंदुओं की होती है। ये पहला मुसलमान था इसने होली में भाग लिया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपना नगर की स्थापना की दोस्तों। और 1351 में जट्टा सिंध में एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। अब आता है आपका फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। चलिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, जिसने दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। चलिए अब समझते हैं। पहली बार ब्राह्मणों पर जंजिया कर आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हर हक ए सर्व कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के पेंशन के लिए दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की। अरदासों के लिए अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। और नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 के तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा सैयद वंश। क्या आता है? सैयद वंश, जिसका शासन 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक जो था दोस्तों वो था खिलजी खां। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है खिलजी खां। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रेयात ए आला की उपाधि ली दोस्तों। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इसने रेयत ए आला की उपाधि ली। खिलजी खां के बाद इस वंश में क्रमश मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह नामक शासक आए, सॉरी दोस्तों हुए। चलिए अब आता है आपका दोस्तों लोधी वंश। 1451 से 1526 तक दोस्तों। 1526 दोस्तों आपको कुछ याद भी आ रहा होगा कि इसी सन में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए आगे आप सही समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था दोस्तों। कौन था? बहलोल लोधी था। 1451 से 89, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहलोल लोधी का राष्ट्रव सिद्धांत समानता पर आधारित था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। और बहलोल लोधी अपने सरदारों को मनसद ए आली कहकर पुकारता था दोस्तों। अपने सरदारों को दोस्तों क्या कहकर पुकारता था दोस्तों? ये मनसद ए आली कहकर ये पुकारता था। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब आता है दोस्तों आपका सिकंदर लोधी। कौन आता है दोस्तों? सिकंदर लोधी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है सिकंदर लोधी, जिसका शासन 1489 से लेकर 1517 तक रहा। सिकंदर लोधी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया और आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी दोस्तों। आगरा शहर की जो दोस्तों स्थापना करने वाला था वो यही शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर ने भूमि की माप करवाई, जिसकी इकाई एक गज सिकंदरी थी। उसने मुहर्रम जो कि दोस्तों मुसलमानों का त्यौहार होता है, मुहर्रम पर तंजिया निकालने पर पाबंदी लगाई। उसने स्त्रियों को संतों के मजारों पर लाने की मनाही कर दी। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता। उसके शासनकाल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आता है दोस्तों इब्राहिम लोदी। अब कौन आता है दोस्तों इसके बाद? अब आता है इब्राहिम लोदी, जिसका शासन 1517 से लेकर 1526 तक चला। चलिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, जो कि एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है पानीपत के 3 युद्ध होते दोस्तों। प्रथम युद्ध दोस्तों आपका 1526 में हुआ, द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, और तृतीय युद्ध दोस्तों आपका 1761 में दोस्तों। किस किस के बीच हुआ? पहला युद्ध तो आपको दोस्तों पता चल चुका है, द्वितीय और तृतीय ये आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को
पराजित कर दिया, यानी कि इसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अब आता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। अब आता है विजयनगर साम्राज्य। चलिए अब समझते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने की। इसकी आरंभ राजधानी हम्मी थी दोस्तों। हम्मी देख रहे दोस्तों, यही है हम्मी का रथ। इसकी राजधानी पहले हम्मी थी। यहाँ विभिन्न राजवंशों ने शासन किया था दोस्तों। अब आता है संगम वंश 1336 से 1485 तक। सालूब नरसिंह सालूब वंश का संस्थापक था। सालूब नरसिंह की मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह की गद्दी पर बैठा। इसका संरक्षक नरसा नायक था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तुलुव वंश 1505 से 1565 तक। वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को मारकर तुलुव वंश की स्थापना की और इसकी मृत्यु के बाद इसका अनुज कृष्ण देव राय गद्दी पर बैठा, जो एक महान शासक था। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब आता है दोस्तों कृष्ण देव राय। स्क्रीन पर आप देखें दोस्तों, यही है कृष्ण देव राय। चलिए 1509 से 1529 तक। इसकी उपाधियां थी अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवनराज आदि। कृष्णदेव राय ने जामवती, कल्याणम संस्कृत, अमुक्तमाल्य, दाते लघु तथा उषा परिणय नामक नाटक इसने लिखे दोस्तों। काफ़ी डिफिकल्ट नाटक है, लेकिन दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हजारों एवे विटदुल स्वामी मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया। तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 23 जनवरी 1565 सदावी राय के समय हुआ। इसके विरुद्ध बीदर अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुंडा शासित थे, जिनका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया। और विजयनगर का अंतिम शासक रंग तृतीय अरबिंदु वंश था दोस्तों। कौन था? अरबिंदु था। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों विजयनगर प्रशासन। क्या आता है दोस्तों? अब आता है विजयनगर प्रशासन दोस्तों। चलिए थोड़ा समझते हैं विजयनगर प्रशासन के बारे में। विजयनगर प्रशासन की विशिष्टता न्यायकार व्यवस्था थी, जिसमें सैनिक सेवा के बदले अमर नायकों को भूमि दी जाती थी। और आयंगार व्यवस्था विजयनगर के ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी, जिसमें 12 ग्रामीण दोस्तों, कितने? 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में वास्तविक शक्ति होती थी। सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। इसके प्रमुख महादंड नायक कहलाते थे। विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या थी दोस्तों? वो थी पेंगोडा। क्या थी दोस्तों? पेंगोडा इसकी राजधानी मुद्रा दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों मुगल काल। अब क्या आता है दोस्तों? अब आता है मुगल काल। चलिए अब समझते हैं थोड़ा मुगल काल के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक जो था दोस्तों, वो था आपका बाबर। स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यही है बाबर। चलिए शुरू से जो शुरुआत होगी वो बाबर से ही होगी, 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और 1494 में बाबर फरगान की गद्दी पर बैठा। 1506 से 7 में उसने पातशाही की उपाधि धारण की। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा दोस्तों, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसलिए तो युद्ध लड़ा है, तो इसके बारे में ये बात भी आ जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध 20 और 21 अप्रैल के मध्य 21 अप्रैल को माना जाता है दोस्तों। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था दोस्तों, यानी कि इस युद्ध में ये जीत गया था। इसमें बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर के 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे। और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध भी लड़ा 1527 में, मोंदनी राय के साथ चंदेरी 1528 में, और अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है दोस्तों। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। युद्ध एक साथ ही है क्रम में।
पहला युद्ध इसने 1526 में लड़ा, दूसरा 1527 में, तीसरा 28 में, चौथा 29 में, यानी टोटल इसने 4 युद्ध लड़े। और 1530 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको पता ही है 30 तक इसका शासनकाल था, 4 साल ही रहा, और 4 साल इसने दोस्तों युद्ध लड़े। ठीक है दोस्तों, उसे काबुल गया में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था। दोस्तों चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों हुमायूं। अब कौन आता है दोस्तों? अब आता है हुमायूं। 1530 से 1540 तक। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बदखशों का सूबेदार था। बदखशों का सूबेदार ये था। और चौसा का युद्ध 1539 दोस्तों कितना 1539 शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ दोस्तों। ठीक दोस्तों, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा। निजाम नाम बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और युद्ध के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर खां की उपाधि भी इसने ली। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे दोस्तों ज़्यादातर तो एग्जाम में बिलग्राम ही पूछा जाता है, लेकिन बिलग्राम या कन्नौज जैसा कह सकते हैं। लड़ाई 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ पलायन कर गया। और निवासन के दौरान हुमायूं ने 1541 में गिर बाबा की पुत्री हमादा बानू बेगम से निकाह किया और अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म दिया दोस्तों पर बैठा। ठीक है दोस्तों, सरहिंद के पश्चात 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी युद्ध में विजयी होने के पश्चात जनवरी 1556 में हुमायूं दीन पनाह के पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर मर गया। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछ लिया जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु होगी दोस्तों। तो आज दोस्तों आप याद कर ले, हुमायूं की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, आज इस मध्यकालीन इतिहास में आपको सब चीज़ कवर इसमें दोस्तों आपको करा दूंगा। एक भी चीज़ दोस्तों मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है शेर शाह सूरी। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यही है शेर शाह सूरी। चलिए 1540 से 45 तक। फरीद खान ने दक्षिण बिहार के लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी की और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। हुमायूं को पराजित करने के पश्चात शेर शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा और उसने अफगान राज्य की स्थापना की। कहाँ की स्थापना की दोस्तों? अफगान राज्य की इसने स्थापना की। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक सड़क की मरम्मत करवाई, जिसे दोस्तों जीटी रोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों जीटी रोड के नाम से जानते हैं, इसी ने इसकी स्थापना करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे और वालिंदर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई और शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक दोस्तों, चलिए शेर शाह का प्रशासन। अब थोड़ा दोस्तों शेर शाह का प्रशासन समझ लेते हैं। चलिए, शेर शाह ने दाग पर हुलिया की पद्धति पुनर्जीवित की। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसानों को पट्टा दिया, उसने काबूलियत लिखवाई और शेर शाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। उसने अनाजों की दर तालिका तैयार कराई, जिससे रे नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पाद का 1/3 थी। उसके काल में भूमि में माप गज-ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया और यह 30 से 33 इंच के बीच अथवा 39 अंगुल का होता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपये कहलाने थे, जो कि 1835 तक ब्रिटिश शासनकाल तक चलते रहे। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किला एक कोहना मस्जिद, दिल्ली में जो दोस्तों जामा मस्जिद
रोहतासगढ़ नामक नगर सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण इसी ने करवाया था दोस्तों। चलिए अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब आता है अकबर दोस्तों। अकबर के बारे में दोस्तों आपने काफ़ी सुना होगा, आप आज भी सुन लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 में हुआ था और 1556 में कालानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें हेमू की पराजय हुई और अफगानों की सत्ता सदैव के लिए समाप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आपसे मैंने कमेंट में पूछी थी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैंने आपसे दोस्तों पहले भी कहा था, अगर मैं आपसे पूछूंगा भी तो दोस्तों ये बात भी आपको आगे कवर करा दी जाएगी। उम्मीद करो दोस्तों जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दिया होगा दोस्तों। चलिए, बैरम खां अकबर का वकील था दोस्तों। ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अकबर का वकील कौन था, तो वो था बैरम खां। अब्दुर रहीम खान ए खाना बैरम खां का पुत्र था और 1556 से 1560 तक 1556 से और 1560 तक 1560 तक के मक्के समय अकबर माहम अनंगा के प्रभाव में रहा। इस समय के शासन को पर्दा शासन भी कहते हैं। अकबर के दरबार में दोस्तों सुशोभित करने वाले नौरत्न थे दोस्तों। वो नौरत्न दोस्तों कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर, अजीउद्दीन, मुल्ला दयोप्पा जाऊब अबुल फैजल ने अकबरनामा की रचना की दोस्तों। यही थे इसके नौरत्न। ठीक है दोस्तों। अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया और 1602 में दोस्तों सलीम जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी और ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर के उन्हें वाणी विलास कंठा भरण की उपाधि दी, यानी कि अकबर ने उन्हें वाणी विलास कंठा भरण की उपाधि दे दी। चलिए आगे समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यही थे अकबर के नौरत्न। चलिए मैंने स्क्रीन पर फोटो भी आपके लिए दिखा दिया ताकि आप अच्छी तरीके से इनकी फोटो भी आप देख सकें। चलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए बीरबल के अब आते दोस्तों बीरबल के बचपन का जो नाम था दोस्तों महेशदास था। क्या था दोस्तों? महेशदास बीरबल के बचपन का नाम था दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला ये एकमात्र हिंदू था दोस्तों। मैं शुरू में दोस्तों आपको बता ही चुका था, यही एक हिंदू था जो कि इस काल में था। बाकी सब दोस्तों मुसलमान ही थे दोस्तों। वो तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। बीरबल था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई और 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। अकबर के दीवाने टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया और अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर्समद था और इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की। अकबर ने अनुवाद के विभाग की स्थापना की और अब्दुल का दिरबदायूनी के नेतृत्व में एक समूह से रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजम नामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में एक टीम ने किया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। फैजी ने लीलावती गणित ग्रंथ तथा नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे दोस्तों। चलिए अब थोड़े अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान समझते हैं दोस्तों। 1562 में आमोर का शासक भारमल स्वेच्छा ने अकबर की अधीनता में आ गया। ऐसा करने वाला वह प्रथम राजपूत शासक था। अकबर ने भारमल की बेटी से विवाह किया, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ। भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह अकबर के दरबार में उच्च पदों पर रहते थे, यानी कि ये उच्च पदों पर थे उसके दरबार में। चलिए अब समझते थोड़ा सा आगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और
मानसिक इसमें जीत गया था दोस्तों। 1601 में अकबर ने दक्षिण में खानदेश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिया। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अब आता है दोस्तों आपका जहांगीर। क्या आता है दोस्तों आपका? अब आता है जहांगीर। चलिए अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 1605 से 1627 तक दोस्तों, 1605 से 1627 तक जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज्जमानी से हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था दोस्तों। जहांगीर के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सलीम था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अकबर प्यार से उसे शेख बाबा पुकारता था दोस्तों। जहांगीर को अकबर जो पुकारता था प्यार से, उसे शेख बाबा पुकारता था। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय पर काफी बल दिया और इसके लिए उसने आगरा में न्याय का घंटा स्थापित करवाया। न्याय का घंटा स्थापित करवाया, यानी कि जिसे भी न्याय चाहिए वो इस घंटे को बजा के अकबर के द्वारा न्याय मांग सकता है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध असफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। दोस्तों आपको पता ही है, शाहजहां तो आपने नाम सुना ही होगा, उसका जो उपनाम था दोस्तों वो खुर्रम ही था। ठीक है दोस्तों, चलिए। और 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दे दी थी दोस्तों। और जहांगीर के समय कंधार मुगल के हाथ में निकालकर पारसिया ईरान के हाथ में चला गया। और 1622 में जहांगीर ने 1611 में नूरजहां मेहरुनिसा से विवाह किया। नूरजहां का दोस्तों जो उपनाम था वो मेहरुनिसा था दोस्तों, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नूरजहां ने मिर्जा गया बेग की बेटी थी। जहांगीर ने गया बेग को इतमाद उद्दौला की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी? इतमाद उद्दौला की इसे उपाधि दी थी। स्क्रीन दोस्तों आप देख सकते हैं, यही है जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट सिकंदरा मरियम उज जमानी का मकबरा बनाया था और जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। शाहदरा लाहौर में है। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबल हसन को जहांगीर ने क्रमश नादिर उल अस्त तथा नादिर उज जम्मू की उपाधि प्रदान की थी। और मंसूर ने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि तथा जहांगीर का लेख उत्तीर्ण है। और जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। यही था दोस्तों जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों शाहजहां। क्या आता है? शाहजहां। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यही है शाहजहां। चलिए अब थोड़ा सा शाहजहां के बारे में समझ लेते हैं। 1627 से 1658 तक। 1592 में शहजादा, जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, शाहजहां का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया, जिसे उसने मलिका ए जमानी की उपाधि दी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, उसका भी उपनाम है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। से उसे मुमताज महल के नाम से उसे जाना जाता है। और मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात ही शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये तो आप दोस्तों जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आज फिर रिवाइज हो गया, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आगरा में निर्मित ताजमहल मुमताज के भीतर ही है। यानी दोस्तों ताजमहल के जो अंदर मुमताज की कब्र है दोस्तों, उसी के ऊपर उसने ताजमहल का निर्माण करवा दिया था दोस्तों उसकी याद में। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विभिन्न इमारतें बनी जो इस प्रकार हैं, यानी कि इसने किस किस इमारत का निर्माण करवाया था दोस्तों? दिल्ली का किला बनवाया था दोस्तों इसने, सॉरी दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद दोस्तों, और ताजमहल दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर ने शाहजहां को ही हिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र द्वारा सिकों ने सिर ए अकबर महान रहस्यमय नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और 1657 में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय द्वारा सिकों आगरा का सुंजा, बंगाल का औरंगजेब, इक्कन तथा गुराद गुजरात सूबेदार था और इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया और 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुए धर्मट युद्ध में दारा की पराजय हुई और 29 मई 1658 में देवराई के युद्ध में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ और अगस्त 1659 में दारा का मृत्युदंड दे दिया गया, यानी कि दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। और उसके पूर्व जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया, जहां 1666 में शाहजहां की मृत्यु दोस्तों हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है दोस्तों औरंगजेब, यानी कि इस काल का सबसे आखिरी शासक, या फिर दोस्तों ये जो शासक था, इस शासक को दोस्तों हम गद्दार भी कह सकते हैं और इस शासक को इस काल का विलन भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इतना खराब शासक था। मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों कि ये कितना खराब शासक था। चलिए, उत्तराधिकारी युद्ध में इसका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1658 से 1707 तक। उत्तराधिकार युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब बने गद्दी पर प्राप्त की, यानी कि इसने अपने भाइयों को सबको मार दिया और शाहजहां को भी इसने बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया। इसमें 1666 में उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मर गया दोस्तों फिर भी इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ और पहली बार औरंगजेब ने जुलाई 1658 में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार देवराई के युद्ध में दारा को पराजित करने के बाद दिल्ली में जून 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु बेगम बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी दोस्तों। देखो दोस्तों कितना खराब शासक था दोस्तों। सिखों के 9वें गुरु देग बहादुर की इसने दिल्ली में हत्या करवा दी दोस्तों। और औरंगजेब ने 1679 में रजिया कर पुनः लागू किया दोस्तों। रजिया कर पुनः लागू इसने कर दिया और औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा का निर्माण इसी ने ही करवाया था, औरंगाबाद। और औरंगाबाद दोस्तों आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। बीबी का जो मकबरा है ना, वो सेम टू सेम ताजमहल के जैसा दिखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर उसे सेकंड ताजमहल भी कह सकते हैं, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को तथा 1687 में गोलकुंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिल लिया और मदना और इक्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल लहसन ने था और 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका भी शासनकाल खत्म हो गया। अब आते हैं दोस्तों मराठा। इसके बाद जो शासनकाल करते हैं दोस्तों वो करते हैं मराठा। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हैं शिवाजी। चलिए, इनका शासनकाल दोस्तों 1630 से 1680 तक था। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में।
जन्म इनका 1630 में सिवनेर जुन्नार में हुआ था और पिता शाहजी, माता जीजाबाई और गुरु रामदास। संरक्षक दादा कोंड देव शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था और 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया और 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला और 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई दोस्तों। और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। सरदेशमुखी, इसके बाद आता है दोस्तों सरदेशमुखी। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा, इसे क्या कहते थे दोस्तों, मोकासा इसे कहते थे, और समाप्त नहीं किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत, यानी दोस्तों जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दक्षिण भारत कैसा रहा, चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। 1689 में औरंगजेब के अधिकारी, औरंगजेब का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन था आपका, मुर्करब खां ने संघेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। साहू एवं उसकी मां भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया और संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजा राम ने मराठों को नेतृत्व किया और 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया। दोस्तों एक बार दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति शिवाजी घोषित नाम दे दिया दोस्तों। जैसे दोस्तों आज के समय में हम शिवाजी को शिवाजी नहीं कहते, उन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हें छत्रपति क्यों कहा जाता है दोस्तों। उम्मीद करो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहीं आज हमारा दोस्तों मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है दोस्तों। वीडियो एंड तक देखने के लिए दोस्तों जिन दोस्तों ने दोस्तों वीडियो एंड तक देखी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों एंड तक ही देखा करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है मैं जो भी कुछ लाता हूँ इंपॉर्टेंट ही उठा कर लाता हूँ, बकवास फालतू की चीज़ में कुछ उठा कर लाता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपको पता ही है जीके का दोस्तों मैंने डिसीजन ले लिया है, तो इसमें अब आपके सारे ही टॉपिक कवर कराए जाएंगे, जिसमें करंट में अभी दोस्तों आपका हिस्ट्री ही चल रहा है। क्या चल रहा है? हिस्ट्री अभी चल रहा है। और हिस्ट्री में दोस्तों 2 भाग हम खत्म कर चुके हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास हमने खत्म कर लिया है, सेकंड आज हमने मध्यकालीन भी कवर कर लिया है दोस्तों। इसके बाद अब आपका आधुनिक इतिहास आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आएगा आपका विश्व इतिहास। इतिहास दोस्तों आपके 3 भागों में नहीं 4 भागों में बटे हुए हैं। 3 भाग तो दोस्तों आपके वो हो गए प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक। एक होता है दोस्तों विश्व इतिहास, जिसमें दोस्तों आपके गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सबका विवरण उसी में ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर अंग्रेज जो भी है वो आधुनिक में भी कवर होंगे। और आधे आपके विश्व इतिहास, यानी कि विश्व इतिहास का मतलब है पूरा देश का इतिहास। उसमें दोस्तों भारत ही नहीं, जो भी देश उसमें आते हैं, फ्रांस जो भी हैं सब उसी में कवर करा दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है इतिहास पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो सारे ही चैप्टर कवर करने दोस्तों जरूरी दोस्तों। इसे दोस्तों इस वक्त आपका जीके में इस वक्त हिस्ट्री चल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ कवर करने की। और दोस्तों आपको पता ही है पहले टॉपिक में मैंने आपको प्राचीन कवर करा दिया, दूसरे टॉपिक में मैंने आपको आज मध्यकालीन कवर करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यही था आज का हमारा मध्यकालीन इतिहास। उम्मीद करूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आ गई है दोस्तों
तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी आप शेयर करेंगे तो उनका भी जीके वीक से हार्ड बन जाएगा, यानी कि वो जीके में स्ट्रांग बन जाएंगे और उनका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको पता ही है हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते दोस्तों, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों बगैर सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाए दोस्तों, और वीडियो पर कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अपने नेक्स्ट चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप उस चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जल्द से जल्द आ रही है, उससे पहले दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के आपके टॉप 15 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है एक दिन आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा, यानी कि उसमें रिवीजन कराया जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको प्राचीन इतिहास कवर कराया था, उसके बाद मैं आपके उसके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाया था, यानी कि 50 क्वेश्चन लाया था एमसीक्यू के, जो कि एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इससे आपके दोनों ही काम होते रहेंगे दोस्तों। रिवाइज के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी एक प्रकार से चलता ही रहेगा दोस्तों। आपको पता ही, आप मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर साइट पर जाएंगे, इधर उधर किसी भी साइट पर आपकी जाने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं ही लेकर आपके लिए ले आऊँगा दोस्तों। आपको रिवीजन के साथ साथ आपका टेस्ट भी लेता रहूँगा दोस्तों, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितनी जल्दी कवर हो गया दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों पता ही है प्राचीन और मध्य कालीन इतिहास मैंने आपको कवर करा दिया है। प्राचीन इतिहास दोस्तों मैंने आपको पहले रिवीजन कराया था, उसके बाद दोस्तों आपको मैं उसमें 50 क्वेश्चन लाया था टेस्ट के तौर पे दोस्तों, तो इसलिए उसमें दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन उसमें आपके सही थे दोस्तों। इसके बाद आज आपका इसमें मध्यकालीन कवर हो चुका है। अब आपके इस अगली वीडियो जो दोस्तों आएगी वो 50 क्वेश्चन की आएगी मध्यकालीन के ऊपर दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों वो आपका टेस्ट ही आप समझिए कि हमने कितना मध्यकालीन इतिहास में सीखा। वही दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चनों में कवर कराऊंगा, या फिर आप दोस्तों आप ही देखना कि मैंने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें, इससे दोस्तों आपको ही बेनिफिट होगा, आपको ही पता चलेगा कि मैं अभी कितना पानी में हूँ और कितना पानी से ऊपर दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों रिवीजन के बाद टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो दोस्तों आपको टेस्ट का आएगा मध्यकालीन के ऊपर, और उसके बाद आपका आएगा आधुनिक। ठीक है दोस्तों, पूरा रिवीजन उसमें आपको करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फिर से कह रहा हूँ दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।